हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड इम्यूनाइजेशन। हमने जो इन्फेक्शियस डिजीजेस पढ़ा था उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने उसका ट्रीटमेंट जाना था, यानी जब हमको डिजीज हो जाएगा उसके बाद हम क्या क्या मेजर्स लेते हैं, यानी क्या मेडिसिन खाते हैं, क्या रेस्ट लेते हैं, क्या क्या करते हैं जिससे कि वो बीमारी ठीक हो जाए। यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, यानी डिजीज को प्रिवेंशन कैसे करना है। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि हमको डिजीज होने ही नहीं देना है, वो प्रिवेंशन हमको कैसे किया जाएगा। और उसके साथ हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन। सो लेट अस स्टार्ट। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू टेक मेजर्स टू प्रिवेंट द डिजीज। कैसे हम डिजीज को प्रिवेंट करेंगे कि डिजीज हमको होने ही नहीं देना है, यानी वो डिजीज हमको होगा ही नहीं, उसको बोलते हैं प्रिवेंशन करना। सो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी कोई डिजीज हो जाए उसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है उससे हमेशा प्रिवेंशन यानी डिजीज ना होना बेटर है। क्यों बेटर है? बिकॉज द इन्फेक्शियस डिजीजेस डैमेज द बॉडी फंक्शंस, the person is likely to be bedridden for some time, and thirdly the person will be a source of infection for other people. देखो, जो इन्फेक्शियस डिजीज होगा, जिसको वो डिजीज हुआ है उसके बॉडी के फंक्शंस डैमेज होंगे। सबसे पहले जो सा पार्ट अफेक्ट हुआ है उसका फंक्शन डैमेज होगा। उस पर्सन को कुछ टाइम के लिए बेड रिडन होना पड़ेगा, यानी वो अपना जो नॉर्मल काम है वो काम नहीं कर पाएगा, उसको रेस्ट चाहिए या बेड रिडन भी हो सकता है वो। एंड द पर्सन विल बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर अदर। और यहाँ पे एक पर्सन से दूसरे लोगों को भी वो इन्फेक्शन फैल सकता है, दैट मे बी बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या उसका जो स्टूल होगा या कोई भी चीज उससे जो है दूसरे लोगों को इन्फेक्शन फैलेगा। तो इसीलिए अच्छा है कि डिजीज को क्योर करने से बेटर है टू प्रिवेंट द डिजीज। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। देयर आर टू वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। हमारे पास दो तरीके होते हैं जिससे हम डिजीज को प्रिवेंट कर पाए। वन इज जनरल एंड अदर इज स्पेसिफिक। एक होता है जनरल प्रिवेंशन, एक और होगा स्पेसिफिक प्रिवेंशन। सो जनरल प्रिवेंशन मीन्स टू अवॉइड एक्सपोजर टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जनरल प्रिवेंशन मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज करने को अवॉइड करना है, यानी हम ऐसे कुछ काम करेंगे जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एक्सपोज ही नहीं होंगे, यानी वो हमारे पास ही नहीं आएंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेंगे वाटरबॉर्न डिजीजेस। जो डिजीज वाटरबॉर्न से होता है यानी वाटर से होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि टाइफाइड होता है, गंदा पानी पीने से टाइफाइड होता है हमको, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई शुड बी डन। वहां पे हमको सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना है। तो ड्रिंकिंग वाटर कैसे सेफ होगा? द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बॉइल्ड, फिल्टर्ड और बाय एडिंग दिस इन्फेक्टेंट इट विल बी सेफ फॉर ड्रिंक। जैसे कि हमको उस पानी को बॉयल करना चाहिए, बॉयल करके पीना चाहिए। आपने सुना होगा पानी को बॉयल करके पीने से उसमें जर्म्स मर जाते हैं। फिल्टर करना चाहिए और बाय एडिंग डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि माइक्रोब्स को किल करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो वहां पे जो पानी सप्लाई होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला हुआ रहता है, तो ये होता है डिसइंफेक्टेंट का काम। वो पानी में जो जर्म्स है उनको मार देगा। तो इस तरीके से हम वाटर के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज है उसको अवॉइड कर पाएंगे। नेक्स्ट कम टू द वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज में क्या होगा, यहाँ पे हमको जो वेक्टर्स की वजह से, फॉर एग्जांपल लाइक मस्कीटो, हमने पढ़ा था मस्कीटो की वजह से मलेरिया होता है, डेंगू फैलता है। ये सारे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को हम अवॉइड करेंगे। कैसे अवॉइड करना है? बाय क्लीनिंग द एनवायरमेंट। हमको एनवायरमेंट को क्लीन रखना है। अभी जहाँ पे बहुत सारे पानी गंदगी जमा होती है या जहाँ पे पौधे वगैरह होते हैं, जो बुशेस वगैरह में पौधे होते हैं ना, वो एनवायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मस्कीटोस होंगे वहाँ उनका ब्रीड बढ़ेगा। मस्कीटोस वैसे वाटर जहाँ पे जमा होता है, जहाँ पे इधर उधर के प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे क्लीननेस नहीं होता, वहाँ पे मस्कीटो ज्यादा ब्रीड करते हैं। तो वहाँ पे इसके लिए क्या करना है, वाटर शुड प्रॉपरली ड्रेन, यानी जहाँ पे जमा हुआ पानी है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। कटिंग ऑफ ब्रशेस, यानी जो पौधों का जहाँ पे बुश वगैरह है उसको कट करना चाहिए। नॉट अलाइंग द मस्कीटो टू ब्रीड। तो इस तरीके से करने से मस्कीटो का जो ब्रीडिंग होगा या उनका जो रिप्रोडक्शन होगा वो नहीं हो पाएगा, मस्कीटो के नंबर नहीं बढ़ेंगे। उसके साथ पब्लिक हाइजीन मेंटेन करना है, यूजिंग मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम। जैसे रात के सोने के टाइम में मस्कीटो नेट यूज कर सकते हैं, कहीं पर बाहर जा रहे हो तो मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम यूज कर सकते हैं। इस सब के तहत हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस को प्रिवेंट कर पाएंगे। और कुछ है लाइक
washing hands, maintaining distance from the person who having cold and cough, eating proper nutritious food and sufficient food for functioning of immune system, also avoid infections. उसके साथ अगर हम हैंड वॉश करेंगे तो हाथों में जो जर्म्स होगा वो फूड के हेल्प से अंदर नहीं जाएगा. मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन हैविंग कोल्ड एंड कफ, जिसको कोल्ड एंड कफ हुआ है हमने पढ़ा था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से उसको फैल सकता है दूसरों को, तो उस इंसान से हमको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. जैसे क्लास में भी अगर किसी स्टूडेंट को कोल्ड कफ हुआ है तो बाकी बच्चों को थोड़ा उससे डिस्टेंसली रहना चाहिए. ये होता है डिस्टेंस मेंटेन, जैसे कि अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जस्ट लाइक दैट. ईटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशियस एंड सफिशिएंट फूड, प्रॉपरली सबको न्यूट्रिशियस फूड एंड सफिशिएंट फूड खाना चाहिए फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम. जब हम प्रॉपरली न्यूट्रिशियस और सफिशिएंट फूड खाते हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है, यानी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्प करेगा. और जहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करेंगे वहाँ पे हम इन्फेक्शंस को अवॉइड कर पाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम उनको आराम से किल करेंगे और हमको डिजीज नहीं होगा. सो ऑल दीज आर जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन. ये थे जो प्रिवेंशन के जनरल वेज. अब हम आगे बढ़ेंगे स्पेसिफिक प्रिवेंशन के लिए. तो स्पेसिफिक प्रिवेंशन होता क्या है? इट इज बेस्ड ऑन अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम. हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके बेसिस पे स्पेसिफिक प्रिवेंशन काम करता है. तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी होता क्या है उसके बारे में हमको जानना है. When an infectious microbe enter our body for the first time, our immune system respond against that microbe and make memory cells to remember that microbe. जब हमारे बॉडी में एक इन्फेक्शियस एजेंट जैसे कोई भी माइक्रोब हुआ वो पहली बार एंटर कर रहा है, तब हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, हमारे जो WBCs हैं, वो उसके अगेंस्ट में एक रेस्पॉन्ड दिखाएंगे. दे आर ट्राइंग टू किल दैट माइक्रोब. वो उस माइक्रोब को किल करेंगे और उसके साथ फाइटिंग करेंगे. हमारे इम्यून सेल्स कुछ मेमोरी सेल्स को बनाते हैं. मेमोरी सेल्स का काम क्या होगा? ये मेमोरी सेल्स दैट रिमेंबर दैट माइक्रोब, ये मेमोरी सेल्स उस माइक्रोब को याद रखेंगे, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा था, वो कैसे काम कर रहा था. उस मेमोरी सेल का काम है उस माइक्रोब को रिमेंबर करना, उसको याद रखना. नेक्स्ट टाइम इफ दैट पर्टिकुलर माइक्रोब और एनी माइक्रोब वेरी सिमिलर टू दिस एंटर द बॉडी, our immune system recognize that microbe and attack the organisms with greater force very quickly than the first one. Suppose next time वही particular microbe जो पहले आया था हमारे बॉडी में, या फिर any microbe very similar to this, यानी उस माइक्रोब से बहुत ज्यादा मिलता जुलता हुआ कोई माइक्रोब हमारे बॉडी में एंटर करेगा, तब हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम में जो मेमोरी सेल्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, यानी हाँ कि ये हमारे बॉडी में पहले आ चुका है. अब जब वो उसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं यानी पहचान चुके हैं, दिस टाइम आवर इम्यून सिस्टम अटैक दैट ऑर्गेनिज्म विद ग्रेटर फोर्स वेरी क्विकली देन द फर्स्ट टाइम. तो यहाँ पे सेकेंड टाइम या नेक्स्ट टाइम जब भी वो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आएगा, हमारे इम्यून सेल्स बहुत ग्रेट फोर्स के साथ उस ऑर्गेनिज्म को अटैक करेंगे और ये अटैक बहुत क्विक होगा, यानी वो बहुत जल्दी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे. तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है कि सेकेंड टाइम या नेक्स्ट टाइम जब भी वो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आएगा, हमारे इम्यून सेल्स इतना जल्दी और इतना फोर्स के साथ उस ऑर्गेनिज्म को अटैक करेंगे कि वो हमारे बॉडी में डिजीज करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे. तो इस बार हमको वो डिजीज और नहीं होगा. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन. यानी इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इट इज द डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय व्हिच ए पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस एजेंट. इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे ए पर्सन इज मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज. कोई एक इन्फेक्शियस एजेंट जब एक इंसान के द्वारा वो रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी वो डिजीज और उसको नहीं होगा, उसको बोला जाएगा इम्यूनाइजेशन. So the immunization achieved by various means like vaccination or exposing any microbe to a body. तो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन कैसे अचीव करते हैं? बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीन देके, और बाय एक्सपोजिंग एनी माइक्रोब टू ए बॉडी. और कोई भी माइक्रोब अगर बॉडी के आसपास भटक रहा है या बॉडी उसको एक्सपोज हो रहा है, उसके थ्रू से इम्यूनाइजेशन मिल सकता है. तो यहाँ पे हमको थोड़ा जानना है कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन करते कैसे हैं. देखो वैक्सीन क्या होता है ना, वैक्सीन एक सब्सटेंस होता है
जहाँ पे हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसके बॉडी पार्ट्स को लेते हैं या फिर उसको डेड फॉर्म में लेते हैं या फिर हम उसको इनएक्टिव फॉर्म में लेंगे या थोड़ा सा कम डोज में, जैसे कि वो माइक्रोब का डोज थोड़ा कम होगा, उसका नंबर कम होगा, वैसे हिसाब से बॉडी को एक्सपोज किया जाता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। अब यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था पहली बार जब अटैक करेगा कोई बॉडी तो माइक्रोब्स के अगेंस्ट में हमारी बॉडी में मेमोरी सेल फॉर्मेशन होगा। तो सेम थिंग वैक्सीनेशन में वैसे ही होता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी में डेड फॉर्म में आया या इनएक्टिव फॉर्म में आया या उसका थोड़ा कम नंबर में आया, उसका थोड़ा डोज कम हो गया, तो वहाँ पे हमारे जो इम्यून सेल्स हैं वो मेमोरी सेल्स बनाएंगे अगेंस्ट दैट माइक्रोब। अब नेक्स्ट टाइम अगर वही पर्टिकुलर माइक्रोब स्ट्रॉन्ग बन के हमारे बॉडी में आएगा या रियल वाला माइक्रोब हमको अटैक करेगा, उस टाइम हमारे जो मेमोरी सेल्स हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और बहुत जल्दी और ग्रेटर फोर्स के साथ वो उसको मार देंगे, तो हमको अब वो डिजीज नहीं होगा। यही होता है वैक्सीनेशन का प्रॉफिट। अगर हम एग्जांपल देखेंगे अभी के जमाने में क्या है, देखो स्मॉल पॉक्स कहीं पे भी हमको वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी को स्मॉल पॉक्स एक बार हो गया या कोई भी अगर एक बार स्मॉल पॉक्स वायरस के कांटेक्ट में आ गया ना, तो वहां पे सेकेंड टाइम वो सफरिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेमोरी सेल्स बन जाते हैं और ये मेमोरी सेल्स जो है ये लाइफ टाइम काम करेंगे। वो मेमोरी सेल्स लाइफ टाइम हमारी बॉडी में रहेंगे और कभी भी नेक्स्ट टाइम अगर स्मॉल पॉक्स वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो वो उसको आराम से किल कर सकेंगे। अगर हम देखेंगे पोलियो, पहले के ज़माने में पोलियो बहुत बच्चों को अफेक्टेड करता था, पर अभी हमारे लिए पोलियो वैक्सीन अवेलेबल होता है, हर किसी को पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। तो अभी हमारे वर्ल्ड में लगभग ना के बराबर पोलियो केसेस देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज के हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं, लाइक डिप्थेरिया, व्हूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो एंड अदर्स। तो अभी एक और है जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस। ये वायरस जो कि जॉन्डिस करता है और ये वाटर के थ्रू फैलता है। इवन वी हैव वैक्सीन फॉर दिस हेपेटाइटिस ए वायरस टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस। सो हेपेटाइटिस ए, दिस इज द नेम ऑफ द वायरस जो कि हेपेटाइटिस करता है। अलग अलग टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं। सो वी हैव वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस ए। तो ये जो इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल आया या वैक्सीनेशन का आइडिया आया, ये आया कैसे उसको हम जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो हमारे एक फिजिशियन थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो एडवर्ड जेनर ये एक फिजिशियन है जिनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला गया है। ये पहली बार वैक्सीन डेवलप किए थे फॉर स्मॉल पॉक्स। तो ये हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने वैक्सीन प्रोड्यूस किया स्मॉल पॉक्स के लिए। तो उन्होंने देखा कि एक मिल्कमैन था जो कि हमेशा गाय लोग के कांटेक्ट में रहता था। तो वहाँ पे काओ लोग को एक डिजीज होता था कॉल्ड एज काओ पॉक्स। वो काओ पॉक्स हमेशा काओ लोग उससे सफर रहते थे। तो ये जो मिल्कमैन था वो जब काओ को उनके साथ हैंडलिंग करता होगा तो वो भी काओ पॉक्स वायरस के कांटेक्ट में आया है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कांटेक्ट विद दैट काओ पॉक्स वायरस उस मिल्कमैन की बॉडी में बहुत सारे मेमोरी सेल्स बन गए हैं अगेंस्ट दैट काओ पॉक्स वायरस। अब नेक्स्ट टाइम जब वहां पे स्मॉल पॉक्स एंडेमिक हो गया था, उस टाइम में स्मॉल पॉक्स के वायरस इस जो हम बोल रहे थे मिल्कमैन उसके बॉडी के कांटेक्ट में भी आए थे। लेकिन क्योंकि पहले से ही काओ वायरस के अगेंस्ट में मेमोरी सेल्स बन चुका था और जो स्मॉल पॉक्स का वायरस होता है और जो काओ पॉक्स का वायरस होता है वो बहुत सिमिलर होते हैं। सो ड्यूरिंग द नेक्स्ट अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस मेमोरी सेल्स ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और उस स्मॉल पॉक्स वायरस को उन्होंने किल किया। इसीलिए उस मैन को स्मॉल पॉक्स वायरस नहीं हुआ। तब जो हमारे एडवर्ड जेनर है जो फिजिशियन, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम कोई डिजीज के माइक्रोब को किसी के बॉडी में कम अमाउंट के लिए देंगे या फिर उसको डेड फॉर्म में देंगे या इनएक्टिव फॉर्म में देंगे, हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स प्रोडक्शन हो रहा है और जब नेक्स्ट टाइम वही ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा अमाउंट में या फिर फोर्स के साथ अटैक करेगा तो इजीली हमारा इम्यून सेल्स उसको किल कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।